हेलो बच्चों। देखिए, हम लोग ये जो बोर्ड की सीरीज़ चल रही थी जिसमें मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा था, लाइफ प्रोसेस के सारे सिस्टम लगभग हो चुके हैं सिवाय एक के, दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है दैट इज़ अ सिस्टम जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब है कि जो गैस हमको यूज़फुल है उसका हम लोग इनटेक करें और जो वेस्ट गैस है उसको आउटेक एक्सेल करते हैं। तो ऑक्सीजन का हम लोग इनहेलेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। लेकिन केवल यही प्रोसेस रेस्पिरेशन नहीं कहलाएगा, दिस इज नोन एज ब्रीथिंग ओनली। रेस्पिरेशन तब आता है जब साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी में। इक्वेशन ये है 6CO2 C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus ATP. Now this ATP is adenosine. 9th क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, adenosine triphosphate, ATP is known as. Now this C6H12O6 is glucose. इसने ऑक्सीजन इसके ग्लूकोज जो फॉर्म हुआ है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर, वाटर वेपर जो है 6H2 और H2O के मॉलिक्यूल्स को एक्सेल कर देता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस होता कैसे? सबसे पहले हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो आता है रोल में, जिसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करेंगे तो आपका आएगा नोज एंड नसल कैविटी। उसके अंदर नसल कैविटी में कुछ फाइन हेयर्स हैं, म्यूकस है जो कि डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करता है कि वो अंदर ना चले जाए। सेकेंड इज फेरिंग्स, जो थ्रोट का जो एक पैसेज है हवा के लिए और फूड के लिए। देखिए, हमारे जो इसोफेगस और विंड पाइप हैं, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, बिल्कुल बराबर बराबर में। तो ये जब हम खाना खा रहे हैं वो विंड पाइप में ना जाए, ये चीज़ एपिग्लॉटिस के थ्रू जो है विंड पाइप को बंद कर देता है, जिससे खाना जो है विंड पाइप में ना जाए। ये मैंने डाइजेशन के वीडियो में आपको बताया भी था। लैरिंग्स विच इज़ द वॉइस बॉक्स, जिसके अंदर वाइब्रेशन होती है और उन वाइब्रेशन से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स हैं, जो वोकल कॉर्ड प्रिवेंट करेंगी फूड को ट्रैकिया में एंटर करने से। किसके थ्रू? यूजिंग एपिग्लॉटिस, जो एपिग्लॉटिस है उसके थ्रू वोकल कॉर्ड्स प्रिवेंट करती हैं। लोअर, उसके बाद में आ जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। थोड़ा नीचे की बात करें तो ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज द विंड पाइप। ट्रैकिया के बाद में ब्रोंकाई की दो बाइफर्केशन है लेफ्ट और राइट में, जो कि जिनके थ्रू एयर जो है वो ट्रैवल करेगी इन द लेफ्ट एंड द राइट लंग। वो ब्रोंकाई आगे जाके फर्दर डिवाइड होते हैं, जैसे पेड़ की टहनी में से छोटी छोटी टहनियाँ और आगे जाके डिवाइड होंगी, दैट इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स आर द स्मॉलर एयर पैसेजेस दैट डिस्ट्रीब्यूट एयर टू एल्विलाई। एल्विलाई आर द सैक, स्टोरेज के लिए होते हैं, जहाँ पर मेन एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। They are surrounded by capillaries facilitating oxygen diffusion into the blood and carbon dioxide. Remember, this is the part of pulmonary circulation, जब कैपिलरीज से जो ऑक्सीजन है ब्लड में डिफ्यूजन की जाती है। तो ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट्स हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई, एंड दीज सबके मैंने फंक्शंस बता दी हैं। अब हम लोग इसके डायग्राम को एनालाइज कर लेते हैं और वहाँ पर सारे पार्ट्स देख लेते हैं, कौन सा पार्ट क्या चीज़ को सिग्निफाई करता है, बिकॉज दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको डायग्राम लेबलिंग के लिए भी आ सकता है, उसके फंक्शन लिखने के लिए भी आ सकता है। तो देखिए, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, देखिए नसल पैसेज है, नसल पैसेज नोस्ट्रल्स जो आएंगे, फेरिंग्स और लैरिंग्स हैं। ये सारा का सारा जो पार्ट है, दिस इज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसके बाद में इस चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया, और ट्रैकिया के चारों तरफ ये जो
बंडल हैं, दीज आर नोन एज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब क्या फ़ायदा होता है इन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का? ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो हैं ये इस चीज़ को देखते हैं कि प्रेशर से एयर जब इनहेल की जाएगी तो प्रेशर बढ़ेगा, उस इंक्रीजिंग एयर प्रेशर से जो ट्रैकिया है बर्स्ट ना हो जाए, ये काम होता है रिंग ऑफ कार्टिलेज का। ये जो चीज़ हैं ये यहाँ पर बाइफरकेट हो गया है, दीज आर नोन एज ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जो फर्दर डिवाइड हुए हैं छोटी छोटी ब्रांचेस में, दोज आर नोन एज ब्रोंकीओल्स। और जब ये ब्रोंकीओल्स की जो लास्ट डेस्टिनेशन है दैट इज नोन एज एल्वेलाई। एल्वेलाई इज द मेन ऑर्गन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो इन्हीं के थ्रू होता है। ये डिफ्यूजन कर लेते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज आउट करते हैं, तो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड, कैन बी एक्सेल्ड बाय द नॉस्ट्रिल्स अलोन, और ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन की जाती है ब्लड के अंदर। इसके अलावा इसके फंक्शंस क्या क्या हैं हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के? सबसे पहला तो यही है कि गैस एक्सचेंज हो पाता है, इससे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर दिया जाता है। दूसरा से ब्लड का पीएच रेगुलेट किया जाता है। कैसे? जब कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ अ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल की ऑक्साइड जो होती हैं वो एसिडिक होती हैं, तो इसको कंट्रोल करने के बाद में एसिड और बेस का जो बैलेंस है वो हमारी बॉडी में रहता है, तो एज अ रिजल्ट पीएच को ये कंट्रोल करके रखेगा, ब्लड के पीएच को। वॉइस प्रोडक्शन, लैरिंक्स जो है वॉइस बॉक्स, इट प्रोड्यूसेस साउंड when एयर passes थ्रू द वोकल कॉर्ड। जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनके थ्रू जब हवा पास होगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से ही हमारे गले से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। प्रोटेक्शन, म्यूकस और सीलिया जो कि नॉस्ट्रल्स में पाए जाएंगे, ये सीलिया जो हैं ये ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और म्यूकस जो है उनको जो डस्ट पार्टिकल्स हैं अंदर फर्दर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाने से प्रिवेंट करता है। इसके बाद में ऑल्फैक्शन है। ऑल्फैक्शन, द नसल कैविटी जो है हमारी, देन इट हेल्प्स विद द सेंस ऑफ स्मेल। तो ऑल्फैक्शन वो हो गया। ये इसके फंक्शंस आ गए, गैस एक्सचेंज, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। देखिए रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच जो है इसका असर्शन रीजनिंग और क्वेश्चन आराम से बन सकता है। कंट्रोलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, या इट हेल्प्स टू बैलेंस द pH of the blood. This is one statement, this is true, and it does so by expelling carbon dioxide. This is also true, and this is the reason why it can help in the maintenance of the blood pH. इसके बाद वॉइस प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? म्यूकस और सीलिया, दोनों ही नॉस्ट्रल्स में पाए जाते हैं। ऑल्फैक्शन, जो सेंस ऑफ स्मेल जो डेवलप की जाएगी वो दैट इज नोन एज ऑल्फैक्शन। इसके बाद में ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार कंपार्टमेंट के एग्जाम में 5 नंबर में आया था। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, डिवाइड होता है पायरुवेट में। पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का, ये होता है इन साइटोप्लाज्म, वेदर इट इज़ अ एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए 2 टाइप के हैं रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस हैं, या तो एरोबिक होगा या अनएरोबिक होगा। अगर उसको ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल रहा है तो दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में वो काम कर रहा है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी वो होती है इन यीस्ट फर्मेंटेशन जब होगा, और अगर मसल सेल्स की बात करें तो वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ही आएगा, लेकिन उस टाइम पे उसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती है। तो ये जो ग्लूकोज का कन्वर्जन हुआ है पायरुवेट में, मैंने बताया कि दिस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, एंड दिस इज द कॉमन फिनोमेना इन बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, वेदर इट इज एरोबिक और अनएरोबिक। तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, और सेल के कौन से ऑर्गेनेली में हुआ है? ये साइटोप्लाज्म में। बात करते हैं हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो कि यीस्ट में है, ये भी आपका साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म, और दिस हैपन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यीस्ट जो है ये हो गया
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो प्रोड्यूस होंगे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी अराउंड 2 ATP मॉलिक्यूल्स, बस ज़्यादा नहीं, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन में, जो कि ह्यूमन सेल्स में होता है। ये वाला जो प्रोसेस है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मेजर एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होगी। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये होती हैं अराउंड 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ATP की फुल फॉर्म मैंने पहली स्लाइड में बता दी थी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब आ जाते हैं अनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि मसल सेल्स में होता है। अगेन ये साइटोप्लाज्म में ही होगा, और ये होकर जब हम काफ़ी दिनों के बाद कुछ हार्ड वर्क करते हैं, काफ़ी दिनों के बाद कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, एक्सेसिवली फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आपकी मसल सेल्स में दर्द होने लगता है। वो दर्द जो होता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। और किसका एग्जांपल है ये? है एग्जांपल अनाएरोबिक रेस्पिरेशन का, जो कि मसल सेल्स में हो रही है। एनर्जी प्रोड्यूस होगी लेकिन काफ़ी कम। इनमें ये भी 2 ATP की मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये था ब्रेकडाउन ऑफ